सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 4th। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 3 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। तो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे आप डायरेक्ट अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ईज़िली समझ नहीं आएगा। तो टाइम लगेगा बट समझ नहीं आएगा जल्दी से, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर से रिलेटेड है ये चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब एक व्यक्ति बिज़नेस करना चाहता है, यानी वो ये सोचता है कि मुझे बिज़नेस करना है, तो उससे पहले ना वो ये सोचता है कि वो किस तरह का बिज़नेस करे। उसे ये सोचना पड़ता है कि वो कैसा बिज़नेस करे, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में, यानी पहले जनरेशन में ज़्यादातर लोग ना अकेले बिज़नेस करना चाहते थे कि मैं अकेला मालिक रहूँ, सारा लाभ मुझे अकेला मिले। तो ज़्यादातर पहले लोग एक अकेले स्वामी होते थे बिज़नेस के, यानी अकेले ओनर होते थे। तो वो उसे एकाकी व्यापार कहते थे, यानी अकेला व्यक्ति, एकाकी यानी सोल, अकेला। ठीक है? तो वो मतलब बहुत छोटे पैमाने पे, यानी कोई छोटा सामान ही बेचते थे, वो छोटा बिज़नेस ही करते थे ज़्यादातर। तो फिर वो इसलिए अकेले करना चाहते थे, जिसे एकाकी व्यापार कहते थे। ठीक है? जैसे-जैसे धीरे-धीरे जनरेशन बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, बहुत जनसंख्या बढ़ती गई, तो लोगों ने बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना स्टार्ट कर दिया। यानी हमारी ज़रूरतें बढ़ती गईं, हमें जैसे अभी बहुत सारा सामान चाहिए, लेकिन हम जा नहीं सकते वहाँ पे, तो डिलीवरी स्टार्ट हो गई कि डिलीवरी कर देते हैं। या फिर हमें फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे तरह-तरह की चीज़ें चाहिए, और जैसे न्यू-न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, तो जो बिज़नेस है, व्यवसाय है, उसका जो पैमाना है, यानी जो उसका स्तर है, वो बहुत बड़ा होता गया। तो अभी क्या है कि बिज़नेस कई तरह के होते हैं। पहले सिर्फ़ ज़्यादातर एकाकी व्यवसाय चलता था, यानी व्यवसाय का जो बिज़नेस है उसका मालिक सिर्फ़ एक ही होता था, अकेला ही होता था, क्योंकि वो बहुत छोटे पैमाने पे व्यवसाय करते थे। ठीक है? तो अब क्या है कि अब ये ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो ये सोचता है कि मुझे बिज़नेस करना है, तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि बिज़नेस करूँ कैसे? यानी मतलब वो ये सोचता है कि मैं अकेला मालिक बनूँ, या फिर मैं और लोग अपने व्यवसाय में शामिल करूँ, 2 लोगों को करूँ, 4 को करूँ, 5 को करूँ। ठीक है? तो कुछ व्यवसायों में ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि प्राइवेट करें। क्योंकि प्राइवेट करेंगे तो सरकार ज़्यादा उस पे मतलब कानूनी तौर नहीं लगाएगी, क्योंकि अगर हम सरकारी व्यवसाय करेंगे, यानी सार्वजनिक पब्लिक व्यवसाय करेंगे, जो कि पब्लिक के लिए होता है ज़्यादातर, पूरी पब्लिक पर, तो उसमें ना ये ज़्यादा होगा कि क्योंकि वो सार्वजनिक है, यानी सरकारी है, तो उसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा, यानी सरकार उसमें अपना इंटरफेयर ज़्यादा करेगी। तो इसी हस्तक्षेप से बचने के लिए, इसी इंटरफेयर से बचने के लिए कि सरकार ज़्यादा हम पर नियंत्रित ना करे, ज़्यादा कानूनी लॉ वगैरह ना लगाए, तो इसी से बचने के लिए प्राइवेट सेक्टर खोल लेते हैं कुछ लोग, यानी प्राइवेट कंपनी खोल लेते हैं। और कुछ होते हैं जो सार्वजनिक ही खोलते हैं, कि जो पब्लिक के लिए होती है, ठीक है? उसे पब्लिक। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों तरह की खोलते हैं, यानी मिक्स होती है, वो प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है। ठीक है? तो व्यावसायिक संगठन का मतलब यही होता है कि हम किस तरह का व्यवसाय शुरू करें, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, वो हमारे बिज़नेस को देखकर, हमारे बिज़नेस को जाँच कर, परख कर ही बता सकें कि हमारा बिज़नेस किस किस तरह का है। जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे दुकानदार है, कोई परचूनी की दुकान है, राशन की दुकान है, हम उसको देख के बता सकते हैं ना कि पक्का इसका मालिक कोई एक ही होगा, जो बाकी जो लोग हैं वो इसके कर्मचारी होंगे। मालिक सिर्फ़ एक ही होगा, इस दुकान में जितना ही पैसा लगा होगा, वो एक ही मालिक का होगा। ठीक है? अगर वो ज़मीन उस मालिक की है, तो उसने वो खुद ही अकेले ही पैसों पे खरीदी होगी, और या फिर वो किराया दे रहा है तो वो अकेला ही दे रहा होगा, उसको जितना भी लाभ होगा वो अकेले ही होगा, कोई नुकसान होगा तब भी वो अकेले ही झेलेगा। यानी हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि इस बिज़नेस का मालिक एक हो सकता है या बहुत सारे हैं, ठीक है? तो व्यवसाय संगठन का मतलब यही होता है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, यानी जो व्यवसायिक संगठन की किस तरह का बिज़नेस है, उसमें मालिक कितने हैं, एक हैं या बहुत सारे हैं, उसमें वो प्राइवेट कंपनी है, सरकारी है, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। इसका व्यवसाय संगठन का मतलब, यदि कोई व्यक्ति जब व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा होता है, तो उसे संगठन के स्वरूप के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। यानी जब हम बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं, उसको शुरू करने का सोचते हैं, ये डिसीज़न लेते हैं कि मुझे एक बिज़नेस करना है, तो उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना होता है कि मैं किस तरह का व्यवसाय शुरू करूँ, प्राइवेट करूँ, पब्लिक करूँ, दोनों मिक्स करूँ। अगर मैं प्राइवेट कर रहा हूँ तो उसमें कैसा करूँ, बहुत सारे लोगों को शामिल करूँ, या मैं अकेले ही करूँ, या मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को शामिल करूँ, ठीक है? तो जो प्राइवेट कंपनी है, अगर वो प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है, मान लो कोई है वो प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में भी ना बहुत तरह के व्यवसाय किए जा सकते हैं। जैसे एकाकी व्यवसाय का मतलब होता है इसमें एक ही मालिक होता है, ठीक है? संयुक्त हिंदू परिवार, परिवार का मतलब एक पूरी फैमिली है,
तो इसमें पूरे मेंबर्स आएंगे, नाम से पता चल रहा है। साझेदारी, साझेदारी यानी 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा, यानी 2 से कम नहीं, क्योंकि 2 से कम होंगे तो यानी कि 1 है और 1 एकाकी में आ जाता है। तो 2 से ज़्यादा या जैसे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और 200 तक हो सकते हैं या 50 तक बस। संयुक्त साहस, ये भी एक तरह का बिज़नेस है, हम ये सब आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी, कंपनी तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि निजी क्षेत्र क्या होता है। प्राइवेट कंपनी यानी जिस पे सिर्फ स्वामियों का हस्तक्षेप होता है, नियंत्रण होता है, सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। सार्वजनिक में सरकार का इंटरफेयर होता है, ऑफकोर्स सरकार अपना पूरा इंटरफेयर, पूरा इंटरेस्ट दिखाती है उसमें, हस्तक्षेप कर सकती है, आपके अकाउंट चेक कर सकती है, आपसे पूछ सकती है कि आप किस तरह माल बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरी जानकारी ले सकती है, लेकिन प्राइवेट में नहीं ले सकती। मिश्रित क्षेत्र, इसमें होता है कि वो प्राइवेट भी है और कम सार्वजनिक, यानी कि मिक्स है, ठीक है। तो हमें सारी कंपनियां हैं, इसमें और भी आती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त पूंजी कंपनी, और वो होती है एक सहकारी उपक्रम यानी सहकारी समिति, कॉरपोरेटिव एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना अपनी इच्छा से मिलके एक कंपनी खोलते हैं, और वो उसमें अगर किसी भी मेंबर्स हो, जो मेंबर्स उसमें मिले हुए हैं, जो मेंबर्स स्वामी हैं, जो ओनर्स हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो उसकी हेल्प करते हैं। तो ये सब ना हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम इस चैप्टर में एकाकी स्वामित्व यानी एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है ना, व्यवसायी संगठनों के प्रारूप एकाकी स्वामित्व, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। एकाकी स्वामित्व, तो इस बारे में एक बता दूँ। एकाकी, देखो नाम से पता चल रहा है, एकाकी यानी एक, यानी कि उसमें जो मालिक होगा, जो स्वामी होगा, जो ओनर होगा, वो सिर्फ अकेला होगा। अगर वो अब देखो वो अकेला मालिक है, तो वह व्यवसाय शुरू कर रहा है, अकेला शुरू कर रहा है, तो वो मैनेजर भी अकेला होगा, ठीक है। पूंजी लगाएगा यानी कैपिटल लगाया, जितना खर्चा होगा व्यवसाय शुरू करने में वो अकेला करेगा। उधार ले सकता है पैसे, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कैसा भी व्यवसाय करें, एकाकी करें या बहुत सारे लोग मिलकर करें, हम उधार ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, लेकिन स्वामी की पूंजी अकेले की होगी, ठीक है। अगर हम 5 लोग, मान लो एक अकेला व्यक्ति पूंजी लगा रहा है तो इतने पैसे आ रहे हैं, मान लो वो 2-4 लोग मिलके लगा रहे हैं तो ज़्यादा पूंजी आएगी ना, प्लस उधार, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो उधार लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो सकती है पूंजी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस पे पूंजी एक अकेले व्यक्ति की होगी, तो और अगर लाभ होगा तब भी वो सारा लाभ अकेला लेगा, अगर हानि हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, तब भी उसको अकेले नुकसान होगा, और उस कंपनी को चलाना, उस व्यवसाय को चलाना, सब कुछ करना इस अकेले पे ही निर्भर करेगा, अकेले व्यक्ति पे ही निर्भर करेगा, ठीक है। एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है, और वह अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। यानी एकाकी जो व्यवसाय है, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है वो अकेला ही पूरे जो व्यवसाय है उसका संगठन करता है, यानी उसका मैनेज करता है कि कैसे व्यवसाय शुरू करना है, क्या-क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्या करना है, वो सब कुछ अकेले करता है, ठीक है। वो अकेला मालिक होता है, स्वामी यानी ओनर, उस बिज़नेस का अकेला मालिक होता है, और फिर अपने नाम पर ही चलाता है। मतलब ज़रूरी नहीं अपने नाम पर, हम किसी के नाम पे कर सकते हैं, दूसरी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपने नाम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सुना होगा रामू राशन की दुकान, ऐसे कुछ, तो मतलब अपने नाम पे हम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ना क्या होता है कि जो हम जैसे एकाकी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो व्यवसाय जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें जो भी क्रियाएँ की जाती हैं, यानी जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब मिलके वो क्या कहलाता है, एकाकी व्यापार, ठीक है। क्या कहलाता है, एकाकी व्यापार। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जो व्यवसाय है, जो बिज़नेस है, उसको मतलब जो व्यक्ति है जो उस बिज़नेस को शुरू कर रहा है, यानी जो व्यवसाय है, बिज़नेस है, उसमें जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी मैनेज किया जा रहा है, मालिक सामान खरीद रहा है, बेचना, यानी कि वस्तु को खरीदना, वस्तु को बेचना, जो कार्य किए जाते हैं उस व्यवसाय को, और उन जो सारे कार्यों को क्या कहते हैं, एकाकी व्यापार, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप। और जो व्यक्ति है, यानी जो व्यक्ति है, मालिक है, ठीक है, जो ओनर है, जो इन सारी क्रियाओं को कर रहा है, जो इस बिज़नेस को चला रहा है, इस व्यापार को चला रहा है, इन सारे कार्य को कर रहा है, जो व्यक्ति माल खरीद रहा है और फिर बेच रहा है हमें, तो उसको क्या कहते हैं, एकाकी व्यापारी, ठीक है। समझ आया ना। जो व्यवसाय, जो बिज़नेस है, उसके अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यों को और उस व्यवसाय को कहते हैं एकाकी व्यापार। और जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, यानी कि मान लो मैं हूँ,
मैंने एक व्यवसाय खोला एकाकी, और उसमें जो मैं सारे कार्य करूँ उन सभी कार्य को और मेरे बिज़नेस को कहेंगे एकाकी व्यापार, और मुझे कहेंगे एकाकी व्यापारी, क्योंकि मैं अकेले उस काम को कर रही हूँ, तो मुझे एकाकी व्यापारी कहलाएगा। ठीक है? तो हम आगे करते हैं स्टार्ट अब। तो हमने इसका मतलब तो समझ लिया क्या होता है कि जिसका स्वामी अकेला व्यक्ति होता है तथा उसका प्रबंध यानी वो मैनेज भी अकेला ही करता है, तथा उस कंपनी में जितना भी लाभ होगा, जितना भी हानि होगी, उस पे पूरी तरह से एक अकेले मालिक का हक होगा। ठीक है? अब हम देखते हैं एकाकी स्वामित्व के लक्षण यानी विशेषताएँ। कैसे पता चलेगा कि वो बिज़नेस जो है वो एकाकी है, यानी बाहर से हम कैसे बता सकते हैं कि जो बिज़नेस हो रहा है सामने, वो एकाकी है या साझेदारी है, या कोई कंपनी है इसमें एक मालिक है, बहुत सारे मालिक हैं, कैसे बताएँगे? तो हम वो देखते हैं। पहली विशेषता है एकाकी स्वामित्व, यानी जो व्यवसाय है उस पे एक अकेले व्यक्ति का स्वामित्व होना चाहिए। स्वामित्व यानी हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। स्वामी यानी ओनर, एक अकेला व्यक्ति मालिक होना चाहिए, एक अकेला व्यक्ति ओनर होना चाहिए। ठीक है? व्यवसाय की सारी संपत्ति व साधनों पर वह अकेला स्वामी होता है। सारी संपत्ति, जितनी भी संपत्तियाँ हैं, जितने भी सामान है उस व्यवसाय के अंदर, जितना भी सामान जैसा भी है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो कोई सामान है बेचने का, सारे सामान पे उस अकेले व्यक्ति का हक होगा, वो अकेला व्यक्ति उसका मालिक होगा। ठीक है? तो एकाकी स्वामित्व होना ज़रूरी है। तो अगला स्टार्ट करते हैं। एकाकी प्रबंध, जो एकाकी व्यापारी है वो अकेला ही उस पूरे बिज़नेस को मैनेज करता है, यानी एकाकी प्रबंध, अकेला व्यक्ति उसको प्रबंध करता है। उस बिज़नेस का मैनेज एक अकेला व्यक्ति करता है। एकाकी व्यापार में स्वामी ही प्रबंधक का कार्य करता है, यानी जो मैनेजर का कार्य होता है, जो मैनेजर क्या काम करता है? सब कुछ देखना, कर्मचारियों को सैलरी देना, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह करना है, किस तरह हम अच्छे से अच्छा माल बेचें, किस तरह प्रॉफ़िट कमाएँ, वो सब कुछ एक अकेला व्यक्ति सोचता है, यानी प्रबंध, मैनेज करना, सारी प्लानिंग करना, सब कुछ वो अकेला करता है, यानी एकाकी प्रबंध। ठीक है? असीमित दायित्व, देखो एक होता है सीमित दायित्व, एक होता है असीमित दायित्व। तो असीमित दायित्व में क्या होता है कि इसका अभिप्राय यह है कि यदि व्यवसाय कठिनाई में आ जाए और वह अपनी देनदारियों का भुगतान ना कर सके, तो व्यवसाय का स्वामी व्यक्तिगत रूप से इन देनदारियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। देखो, एक होता है असीमित दायित्व और एक होता है सीमित दायित्व। ठीक है? दायित्व का मतलब समझ गए होंगे, ये लायबिलिटी है। दायित्व मतलब लायबिलिटी, कि हमने कुछ लिया है उसको हमें चुकाना है। दायित्व मतलब जैसे मान लो हम किसी से उधार ले लेते हैं, तो बोलते हैं ना कि आपका दायित्व बनता है कि आप उसका उधार लिया हुआ माल वापस करो, या उसका उधार लिया हुआ पैसा वापस करो। दायित्व मतलब लायबिलिटी। ठीक है? अब समझते हैं कि असीमित और सीमित। असीमित मतलब ये होता है कि हमने अगर किसी से उधार लिया है, मान लो हमने किसी से 10,000 रुपये उधार ले लिया, उसने हमसे कहा कि हमने उससे कहा 3 महीने के अंदर हम उसको चुका देंगे। उसने कहा ठीक है, 3 महीने के अंदर आप चुका देना, और हम मान लो नहीं चुका पाए, 3 महीने के अंदर उसका पैसा हम वापस नहीं कर पाए, तो असीमित दायित्व में क्या होगा कि अगर हम जिससे हमने, यानी जिस व्यक्ति से हमने उधार लिया हुआ, चाहे वो माल है चाहे पैसा है, अगर हम उसका भुगतान ना कर पाए, अगर उसकी हम पेमेंट ना कर पाए, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपना पैसा वसूलने के लिए हमारी कंपनी जो है, हमारा व्यवसाय, उसको तो बेचेगा ही बेचेगा, उसके अंदर जो सामान है उसको बेचेगा ही बेचेगा, उसको बेचकर अपना पूरा पैसा वसूली करेगा। और अगर फिर भी कम पड़ जाएगा, मान लो 10,000 का था, थोड़ा कम है, मान लो 10 लाख का था, ठीक है, मान लो 10 लाख का था, 10 लाख का हमने उधार लिया था और हम ना चुका पाए, और वो बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, हम नहीं चुका पाए, बहुत टाइम हो गया, तो वो क्या करेगा? असीमित दायित्व में वो हमारा लेनदार जो है, जो इससे हमने उधार लिया है, वो हमारा अपना पैसा वसूलने के लिए हमारी कंपनी को बेच सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है, हमारे कंपनी में जितना भी सामान है, हमारे व्यवसाय में जो भी संपत्ति है, जो भी सब है, उन सबको बेचकर अपना पैसा वसूलेगा। मान लो फिर भी कुछ कम पड़ गया, मान लो 9 लाख का बिच गया, 1 लाख कम पड़ गए, तो वो उस 1 लाख वसूलने के लिए हमारे घर का सामान तक बेच सकता है। असीमित दायित्व में क्या होता है कि लेनदार अपना पैसा वसूलने के लिए हमारी कंपनी के साथ-साथ, यानी हमारे व्यवसाय के साथ-साथ हमारे घर का सामान तक बेच सकता है। यानी हमारे घर का सामान तक व्यक्तिगत रूप से भी अपना पैसा वसूल सकता है। और सीमित दायित्व में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो हमारी कंपनी का सामान ही बेच सकता है। हमारी कंपनी में जितनी भी संपत्तियाँ हैं, जितना भी सामान है, सिर्फ़ उसी को बेच सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? समझ गए ना? असीमित दायित्व में क्या होता है कि जिससे हमने उधार लिया हुआ है, अगर हम उसका पैसा ना चुका पाएँ, तो वो अपना पैसा वसूलने के लिए हमारे व्यवसाय के साथ-साथ हमारे घर के सामान को भी बेच सकता है। और सीमित दायित्व में क्या होता है कि अगर हमने किसी से उधार लिया हुआ है और उसका भुगतान ना कर पाए हम, और उसकी पेमेंट ना कर पाएँ समय पर, तो वो अपना पैसा वसूलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी, यानी हमारे व्यवसाय का सामान ही बेच सकता है, हमारे घर तक नहीं आएगा, हमारे घर तक बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है? समझ आ गया ना?
तो एकाकी व्यवसाय में क्या होता है, जो एकाकी व्यापारी है, जो ओनर है, जो मालिक है अकेला, उसका दायित्व असीमित होता है। यानी कि अगर उसकी कंपनी डूब जाती है, यानी उसका व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसने किसी से उधार ले रखा था। जब उसने व्यवसाय शुरू किया था, उसने किसी से उधार लिया था पैसा, ठीक है? और फिर अचानक से उसका व्यवसाय बंद हो गया। कुछ भी हो गया, मान लो बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, उसका व्यवसाय बंद हो गया और वो पैसा चुकाने में, मतलब पैसा उसका चुका नहीं पाया, जिससे उधार लिया था उसकी पेमेंट नहीं कर पाया, वो बार-बार माँगने आ रहा है, पेमेंट नहीं कर पाया। तो वो जो देनदार है, जो पैसे जिससे हमने उधार लिए थे, वो हमारे व्यवसाय को बेच देगा, हमारे व्यवसाय में जितना भी सामान उन सबको बेच देगा और साथ ही साथ जो व्यवसाय का स्वामी है, व्यक्तिगत रूप से भी इन देनदारियों के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार होगा। यानी जो हमारा जिससे हमने उधार लिया था, वो व्यक्ति हमारे घर तक आ जाएगा। यानी जो इस एकाकी स्वामी है, जो व्यापारी है, जो मालिक है अकेला, इसके घर तक का सामान वो बेच देगा। यानी अपना सामान वो यानी अपना पैसा वसूलने के लिए वो हमारे यानी वो अपना पैसा वसूलने के लिए इस एकाकी व्यापारी का, यानी इस मालिक का व्यवसाय तो बेचेगा ही बेचेगा, सामान तो बेचेगा ही बेचेगा, साथ-साथ वो उसके घर तक भी आएगा, उसके घर का माल भी बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। ठीक है, समझ आ गया ना? असीमित दायित्व होता है एकाकी व्यापारी का, यानी कि यदि व्यवसाय कठिनाई में आ जाए, यानी किसी प्रॉब्लम में आ जाए और वह अपनी देनदारियों का भुगतान ना कर पाए, यानी जिससे उधार लिया था उसकी पेमेंट ना कर पाए, तो व्यवसाय का स्वामी व्यक्तिगत रूप से इन देनदारियों भुगतान के लिए ज़िम्मेदार होता है। यानी वो जो जिससे हमने उधार लिया था, वो व्यवसाय के सामान के साथ-साथ हमारा घर का सामान भी बेचकर अपने पैसे वसूल लेगा। ठीक है? याद रखना क्या होता है, क्योंकि ये आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में असीमित दायित्व और सीमित दायित्व आएगा ही आएगा। तो चौथी विशेषता है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, क्योंकि वो देखो अब अकेला मालिक है, अकेला मैनेज कर रहा है, अकेला पैसा लगा रहा है, अकेला लाभ ले रहा है, सब कुछ वो अकेला कर रहा है, क्योंकि एक ही स्वामी है। तो उसके जो कि वो व्यवसाय कौन-सा व्यवसाय चलाए, क्या करे अपने व्यवसाय में, स्वतंत्रता है ऑफ़ कोर्स, खुद कुछ भी सोच सकता है, वो अकेला है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यवसायी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है, यानी अकेला व्यक्ति है, अब मान लो 2 होते तो अब दूसरे की भी सुननी पड़ेगी, दूसरा बोल रहा है कि नहीं हमें इसका व्यवसाय शुरू करना चाहिए, पहला बोलेगा नहीं हमें इसका करना चाहिए, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें क्या है, वो अकेला है, तो वो अकेला, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत है नहीं। वो अगर कपड़े का शुरू करना चाहे कपड़े का कर सकता है, वो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहे ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, अगर वो किसी बर्तन बेचना चाहे बर्तन बेच सकती है, अगर वो कैफ़े चलाना चाहे कैफ़े चला सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। उसके व्यवसाय के चयन की स्वतंत्र है, यानी चुनने की, चूज़ करने की, वो कौन-सा व्यवसाय चलाए, इस चॉइस में उसकी अपनी चॉइस होती है। उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? खुद ही चुन सकता है अपनी इच्छा अनुसार। तो फिफ्थ है गोपनीयता, यानी सीक्रेसी। तो व्यवसाय के सबसे संबंधित सभी ज़रूरी बातें एक ही व्यक्ति स्वामी तक ही सीमित रहती हैं। अब देखो वो अकेला स्वामी है, तो उसके अंदर उसके व्यवसाय में क्या हो रहा है, कुछ सीक्रेट्स बातें हैं, तो दूसरा व्यक्ति तो है नहीं जिसके साथ वो बताएगा, तो उसकी सीक्रेट बातें बाहर नहीं जाती, उसी तक रहती हैं सीमित, ठीक है? छठा है व्यवसाय का प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि जो व्यवसाय है और जो व्यवसायी है, यानी जो व्यापार है, जो हम व्यवसाय चला रहे हैं, किस सामान पे क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो और जो व्यापारी जो उसको चला रहा है यानी व्यक्ति, उन दोनों के अंदर मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप अलग नहीं होता है, एक ही होता है, दोनों एक ही होते हैं। व्यवसाय व्यवसायी से अलग नहीं होता, यानी जो व्यापार है, जो व्यापार हम कर रहे हैं वो व्यापार व्यापारी से अलग नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। जो व्यवसाय का है वो व्यवसाय का भी है, यानी जो व्यवसाय के अंदर सामान है, जो भी फर्नीचर है, जो भी मशीनें, वो सब व्यवसाय की भी हैं। वो चाहे तो उन्हें बेच सकता है, वो चाहे तो उन्हें यूज़ कर सकता है, वो चाहे तो उन्हें चेंज कर सकता है, ठीक है? यानी दोनों एक ही का है। यानी अगर मशीन ख़राब होगी तो उसे भी नुकसान होगा, कुछ भी होगा उसे नुकसान होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है? सातवां है अविभाजित जोखिम। इसका मतलब क्या हुआ कि जोखिम बँटा हुआ नहीं है। अब हम 2 लोग होते, अगर 2 लोग मिलके व्यवसाय शुरू करें, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई जोखिम आ जाए, कोई हानि हो जाए, तो हम बाँट सकते हैं ना कि इतना तू जोखिम उठा, इतना मैं उठाता हूँ। लेकिन इसमें क्या है, वो अकेला है, तो उसको सारा जोखिम अकेले ही उठाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, इसमें लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लाभ हो रहा है तब भी वो पूरा लाभ अकेला लेगा, हानि हो रही है तो तब भी वो तो अकेला ही पूरी हानि उठाएगा। यानी कि अविभाजित जोखिम नहीं है, यानी बाँटा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है? 8वां है कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त, यानी जो एकाकी व्यापार है, कुछ ही व्यवसाय हैं जिनके लिए हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यवसाय बड़े पैमाने पर ही किए जाते हैं। जैसे सिलाई करना, अकेला व्यक्ति कर सकता है, मिठाई भी बनाना अकेला इंसान कर सकता है, ब्यूटी पार्लर एक अकेली औरत खोल सकती है, एक अकेली लड़की खोल सकती है। मान लो कैफ़े है, कैफ़े भी एक अकेला व्यक्ति खोल सकता है, ठीक है? इस तरह के व्यवसाय होते हैं और भी बहुत सारे, जिन्हें सिर्फ़ एक अकेला व्यक्ति खोल सकता है। हाँ, जैसे देखो परचूनी की दुकान, राशन की दुकान, चाय बेचना, समोसे बनाना,
यानी एक ही दुकान पे जैसे अंडे वगैरह बेचते हैं, तो ये अकेला व्यक्ति चला सकता है। ठीक है। अब देखते हैं हम कि एकाकी स्वामित्व के लाभ, यानी अगर हम एकाकी व्यापार शुरू करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। पहला है शीघ्र निर्णय। अकेला व्यक्ति है, कोई डिसीज़न लेना चाहता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो शीघ्र लिया जा सकता है, जल्दी लिया जा सकता है, क्योंकि अकेला है तो उसे जो डिसीज़न सही लगेगा वो ले सकता है, तो तुरंत टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ले सकता है। यानी कि एकाकी व्यापारी बिना किसी देरी के शीघ्र निर्णय लेकर अपना व्यवसाय को लाभ पहुँचाता है, यानी वो डिसीज़न तुरंत ले सकता है क्योंकि वो अकेला है। अगर हम 5-6 लोग हैं तो हमें पहले खुद डिसीज़न लेना है कि हम क्या डिसीज़न लेने जा रहे हैं, हमने सोच लिया। फिर हम सोचेंगे, क्योंकि हमें 5-6 हैं, मालिक हैं, तो हमें एक-एक को बताना होगा कि मैं ये डिसीज़न लेना चाहता हूँ या मैं ये डिसीज़न लेना चाहती हूँ। फिर दूसरा सोचेगा कि सही है या नहीं, फिर तीसरा सोचेगा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, तब जाके लास्ट डिसीज़न निकलेगा कि हाँ, ये लेना चाहिए, नहीं, तो टाइम लग सकता है। इसमें क्या है, अकेला व्यक्ति है तो वो अकेला निर्णय तुरंत ले सकता है। ठीक है, शीघ्र निर्णय। दूसरा क्या है, गोपनीयता का लाभ। बताया था ना, गोपनीयता, बातें सीक्रेट रहती हैं, बाहर लीक नहीं होती हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, सारी बातें वो अपने तक ही रखता है। इसमें महत्वपूर्ण रहस्य स्वामी तक ही सीमित होते हैं और प्रतियोगिताओं को इसको कोई खबर नहीं होती। यानी प्रतियोगिता, यानी हमारी जैसी दुकान है, जैसे हम जो व्यवसाय चला रहे हैं, अगर वो उस बाज़ार में और भी ऐसी दुकानें हैं, तो प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन, कि हम उनसे ज़्यादा कैसे लाभ कमा सकते हैं। तो हमारे जो कुछ सीक्रेट्स हैं, कि हम हमारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिससे हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं, तो वो सीक्रेट्स उन तक लीक नहीं होती, क्योंकि हम अकेले मालिक होते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रत्यक्ष प्रेरणा, यानी डायरेक्ट मोटिवेशन। इसमें स्वामी को कार्य करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है, अब हम अकेले व्यक्ति, हमें पता है कि सारा जितना भी लाभ होगा मुझे अकेले मिलेगा, जितना भी नुकसान होगा मुझे अकेले ही उठाना पड़ेगा, तो उसे अकेले मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं अच्छी मेहनत करूँगा तो मुझे लाभ ज़्यादा मिलेगा और मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँगा। अगर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे नुकसान, वो मुझे अकेले उठाना पड़ेगा, तो उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। और ज़्यादा, क्योंकि इसका मतलब ये है, ज़्यादा लोग होंगे तो मोटिवेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा, बाँटना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें सारा प्रॉफिट उसको खुद ही मिलता है, इसलिए उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है कि वो अच्छे से अच्छी मेहनत करे और अच्छे से अच्छे प्रॉफिट कमाए। ओके। चौथा है व्यक्तिगत नियंत्रण। इसका मतलब ये है कि जो व्यापारी है, अकेला मालिक, देखो, भले ही अकेला मालिक होता है एक कंपनी में, लेकिन वो नौकर-चाकर रख सकता है। ठीक है? मतलब जैसे वो कोई परचूनी की दुकान, राशन की दुकान चला रहा है, थोड़ी बड़ी दुकान है उसकी, भले ही वो मालिक अकेला है उसका, मालिक उसका अकेला है, लेकिन हम नौकर-चाकर रख सकते हैं कि हाँ, मालिक अगर कोई सामान खरीदने आ रहा है तो आप उसके साथ बात करो, उसको सामान निकाल के दो। नौकर रख सकते हैं, लेकिन मालिक एक ही होता है। व्यक्तिगत नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी कि व्यापारी का व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण होता है, सभी कर्मचारी उसके प्रभाव में होते हैं। यानी जो व्यापारी है उसका पूरे व्यवसाय पे अकेले नियंत्रण होता है, वो जैसे चाहे वैसे डिसीज़न ले सकता है, और जितने भी कर्मचारी उस व्यवसाय में काम कर रहे होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, क्योंकि वो अकेला मालिक है, उसकी बातें माननी पड़ती हैं। और उस मालिक को, कर्मचारियों को ही अगर कुछ कहना है तो उसे अकेले किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं इन लोगों से ये काम करवा रहा हूँ, क्योंकि उसका अकेला नियंत्रण होता है, यानी व्यक्तिगत नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। ओके। पाँचवा, स्थापना में सुगमता, यानी जब हम शुरू करते हैं व्यवसाय, उसमें सुगमता यानी आसानी होती है, मुश्किलें नहीं होती। एकाकी व्यापार की स्थापना करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक नहीं है। वैधानिक औपचारिकता यानी लीगल, कोई लीगली कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना इसके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईज़ी होता है। अब देखो, लाभ हैं किसी के, अब कुछ भी हो, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब लाइफ़ में हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी करने, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे हम घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम उसके लाभ हैं, प्रॉफ़िट है, तो उसकी हानियाँ भी होती हैं कुछ ना कुछ, चाहे 1 हो चाहे 2, पर होती है। तो हमने लाभ पड़े, अब उसकी हानियाँ पड़ते हैं कि इस व्यवसाय को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला है पूँजी के सीमित साधन। पूँजी के सीमित साधन मतलब कम कम पूँजी मिलती है, यानी कि अकेला व्यक्ति है, ठीक है? देखो, एक अकेला व्यक्ति है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पूँजी लगा सकता है? मान लो उसने 1 लाख या 10 लाख पूँजी लगाई और उसने कुछ उधार ले लिया, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वो 5 लोग होते, तो मान लो 50 लाख पूँजी लगाते, साथ में उधार ले लेते, तो बहुत सारी पूँजी इकट्ठी हो जाती ना उनके पास, है ना? मतलब समझ रहे हो ना? वो अकेला व्यक्ति है, तो जिसके पास जितनी पूँजी है, वो इतनी तो हो नहीं सकती कि उसके पास करोड़ों हो। तो अगर करोड़ों होती तो वो ऑफ़ कोर्स कंपनी खोलेगा बड़ी, लेकिन वो अकेला खोल रहा है, यानी कि सिर्फ़ वो अपने रोज़मर्रा के लिए खोल रहा है वो, ताकि थोड़ा उसको फ़ायदा हो सके। तो थोड़ी कम पूँजी होगी उसके पास और थोड़ा उधार भी लेगा, तब भी इतनी पूँजी नहीं होगी उसके पास, ठीक है?
और अगर ज़्यादा व्यक्ति हो तो ज़्यादा पूँजी होती। तो उसी तरह इसमें बोल रहे हैं कि पूँजी के सीमित साधन होते हैं, कम पूँजी होती है। इसमें वित्तीय साधन व्यवसाय की अपनी स्वयं की पूँजी तथा उसके पैसे उधार लेने की क्षमता तक ही सीमित होती है। यानी कि अपने पैसे लगाता है कुछ और कुछ उधार ले सकता है बस। ठीक है? क्योंकि एकाकी व्यापार है, इसमें सिर्फ़ एक ही मालिक होता है, हम किसी दूसरे को मालिक नहीं बना सकते, सिर्फ़ एक ही मालिक होता है, यानी कम ही पूँजी होती है। दूसरा है अस्थायी अस्तित्व। यदि स्वामी की मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय को पूर्णतः बंद ही करना पड़ता है। अस्थायी अस्तित्व मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये एकाकी व्यापार हमने शुरू किया तो ये बहुत लंबा चले, 20 साल, 50 साल, 80 साल, यानी बहुत लंबा चल रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है, अब अकेला इंसान है, वो इंसान है, बीमार भी होता है, बीमारियाँ भी हो सकती हैं उसको, अर्जेंट काम भी पड़ सकता है। अब वो हो सकता है घर का मेन मेंबर हो, मतलब मुखिया हो, जैसे पापा होते हैं, तो घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसको बंद करना पड़ा बिज़नेस। ठीक है? मान लो कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। अब वो अपना बिज़नेस या तो बंद कर के जाएगा या फिर अपने कर्मचारियों के ऊपर छोड़ सकता है। लेकिन अब उस आजकल क्या होता है कि विश्वास नहीं है कर्मचारियों पर, तो वो नहीं छोड़ सकता, क्या पता सामान चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, है ना? पैसे चुरा के भाग जाएँ या फिर माल कितने का माल बेच रहे हैं ज़्यादा, कम बताएँ। इसलिए क्या होता है अस्थायी अस्तित्व, वो कभी भी बंद कर सकते हैं। यानी स्वामी की अगर मृत्यु हो जाए, अगर यानी जो स्वामी है, जो मालिक वो मर जाए, तो व्यवसाय को बंद ही करना पड़ता है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि उसका बेटा शुरू कर ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, हो सकता है बेटा कुछ और करना चाहे, वो करना ही ना चाहे। वैसे भी एकाकी व्यापार था तो इसको बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है? अगर बेटा शुरू करना चाहता है तो वो दोबारा शुरू करेगा, दोबारा उसको स्टार्ट करेगा। ठीक है? ये बंद ही करना पड़ता है, यानी अस्थायी होता है, लंबे समय तक नहीं चलता। असीमित दायित्व, अभी आपको बताया था ना क्या होता है असीमित दायित्व? याद करो क्या होता है? असीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि अगर इस व्यवसाय में कोई नुकसान आता है, कोई जोखिम होता है, उसने जो किसी से उधार ले रखा था पैसा, वो नहीं चुका पाता है, उसकी पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जो उधार लोग हैं, जिससे हमने उधार लिया था, वो लोग अपना पैसा वसूलने के लिए हमारे व्यवसाय का सामान तो बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ-साथ वो हमारा घर का सारा सामान बेच सकते हैं अपना पैसा वसूलने के लिए। ठीक है? यानी अगर मैंने उधार ले रखा और मैं उसकी पेमेंट नहीं कर पाती हूँ, यानी मैं उसका पैसा नहीं चुका पाई हूँ, तो वो लोग मेरा व्यवसाय का सामान बेचेंगे ही बेचेंगे अपने पैसा वसूलने के लिए। अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाता है, उनका पैसा पूरा नहीं हो पाता है, तो मेरे घर तक आ सकते हैं, मेरे घर का सामान भी बेच सकते हैं। तो वो होता है असीमित दायित्व। ठीक है? यानी अनलिमिटेड। असीमित क्या होता है? अनलिमिटेड। सीमित क्या हो गया? लिमिटेड। तो अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जब तक उनका पैसा पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं रुकेंगे। यानी पहले वो हमारा व्यवसाय बेचेंगे, पहले वो हमारे व्यवसाय का सामान बेचेंगे सारा, फिर भी पैसा कम पड़ता है, फिर भी अगर उनका पैसा पूरा नहीं होता है तो हमारे घर तक आएँगे और हमारे घर का सारा सामान बेच देंगे। ये होता है असीमित दायित्व। और सीमित दायित्व में क्या होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यवसाय तक ही रहेंगे, इस व्यवसाय तक ही लिमिट होगा। यानी वो अपना पैसा वसूलने के लिए सिर्फ़ हमारा व्यवसाय का ही उपयोग कर सकते हैं। हमारे व्यवसाय में लगे हुए सारा सामान ही बेच सकते हैं, हमारे घर तक नहीं आ सकते। ठीक है? तो उसका असीमित दायित्व, और ये एक नुकसान हुआ ना, हानियाँ पड़ रहे हैं, तो ये एक हानि है उसके लिए, क्योंकि मान लो अगर उसके व्यवसाय को नुकसान हो जाए कभी, या फिर वो पेमेंट ना कर पाए टाइम पे, तो वो लोग उसके घर तक आ सकते हैं, उसके घर का सामान भी बेच सकते हैं, यहाँ तक उसका घर भी बिक सकता है अगर ज़्यादा पेमेंट है, ज़्यादा पैसा है तो। ठीक है? फोर्थ है एंड लास्ट असंतुलित प्रबंधन, यानी संतुलित नहीं होता, मतलब अच्छा प्रबंध नहीं होता, अच्छा मैनेज नहीं कर पाता है वो अकेला। देखो, एकाकी व्यापार को व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को स्वयं ही करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपको समझ आ ही गया होगा, बट देखो मैं समझाती हूँ कि जो एकाकी व्यापार में उसका जो व्यापारी है, जो मालिक, वो अकेला होता है। अब मान लो मैं अकेली हूँ और अकेला व्यवसाय स्टार्ट कर रही हूँ। भले ही मैं कितनी भी अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, कितना अच्छा व्यवसाय के बारे में जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना तो दिमाग नहीं लगा सकती ना जितना 4 लोग लगा सकते हैं, है ना? मतलब 4 लोग के सबके अलग-अलग डिसीज़न होगा, सब अलग-अलग सोचेंगे। और हो सकता है कोई तीसरा इंसान बहुत अच्छा सोच ले, जितना मैं नहीं सोच पाऊँ वो तीसरा इंसान सोच ले अच्छा। ये भी हो सकता है मैं अच्छा सोच लूँ, लेकिन जितना 4 लोग अच्छा सोच सकते हैं एक साथ बैठ के एक अच्छे बिज़नेस के लिए, क्योंकि सब अलग-अलग ज्ञान रखते हैं, सबने अलग-अलग पढ़ा होगा, या फिर हो सकता है सबने अलग-अलग सर्च किया हो व्यवसाय के बारे में, अलग-अलग मिला हो, किसी को कुछ मिला हो, किसी को कुछ मिला हो उसके बारे में, कैसे प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं हम। तो असंतुलित प्रबंधन का मतलब है कि एकाकी व्यापार में एक अकेला व्यक्ति पूरा मैनेज करता है अकेला, तो वो अकेले ये सारे कार्य खुद अकेला करता है, इसलिए वो ढंग से नहीं कर पाता है, असंतुलित होता है, ढंग से नहीं कर पाता है क्योंकि वो अकेला करता है। हो सकता है उसको घर पे भी ध्यान देना हो, मुखिया हो घर का, तो घर पे भी ध्यान देता होगा, लाभ कैसे कमाइए सोचता होगा, अगर हानि हो गई तो उसको कैसे सॉल्व करिए सोचता है, कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पे भी ध्यान देना है, माल बेचना है, खरीदना है, उस पे ध्यान देना है। मतलब उस व्यवसाय में जितना भी सारा काम हो रहा है, वो अकेला करता है, इसलिए वो ढंग से नहीं कर पाते। यानी जितना 5 लोग मिलके एक व्यवसाय को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उतना एक अकेला व्यक्ति नहीं चला सकता, यानी असंतुलित प्रबंधन।
तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हम आगे अब इससे अगली वीडियोज़ में और कंपनियों के बारे में और व्यवसायों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अगर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ आपको वो टाइम टू टाइम मिल सकें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, या फिर मेरा लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, विज़िबल नहीं हो रहा है, मैं ऑडिएबल नहीं हूँ अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।